हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। और आज आपके पास सामने जो है एक नए टॉपिक के साथ फिर से आए हैं। ठीक है, इसमें क्या था कि जो हमारा इंटरनेट से रिगार्डिंग क्वेश्चन बनता है हमारे एग्जामिनेशन के अंदर कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट के अंदर वो कौन से फंक्शंस होते हैं जिसके अंदर जो है हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के अलावा जो हमारे अपने रियल लाइफ के लिए और जो हमारे लिए कंपलसरी है। मतलब आप कोई भी काम करते हो तो उसके अंदर इंटरनेट की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। आज आप ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हो, वहां भी आपको इंटरनेट की जरूरत है। तो इंटरनेट कैसे काम करता है, कैसे उसके फंक्शंस हैं, कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जो हमारे लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, तो उन्हीं सब चीजों को आज हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े ध्यान से इसको देखेंगे। इसमें सबसे पहले हमारा जो आज का टॉपिक था यह है इंटरनेट। ठीक है, इसके अंदर जो है इंटरनेट के अंदर हम लोग लेकर के आए आपके लिए कि भाई इंटरनेट कैसे काम करता है, उसके कुछ डेफिनेशंस क्या है, इंटरनेट कैसे आया, उन सब चीजों के बारे में हम यहां आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो यहां करने वाले हैं, इंटरनेट क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट कैसे आया, कौन इसे लेकर के आया, क्या इसका यूज था। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क का ऐसा जाल है। मतलब कि भाई इंटरनेट है क्या, ऐसा क्या है इंटरनेट। ठीक है, हमें ये पहले समझ में आना चाहिए। तो आपको ध्यान होगा हमने लास्ट क्लासेस के अंदर किया है कि जितने भी नेटवर्क के पार्ट किए हमने देखा कि भाई नेटवर्किंग किया, लोकल एरिया नेटवर्क को हमने पढ़ा, वाइड एरिया नेटवर्क को पढ़ा। तो वही कॉम्बिनेशन हमारे इंटरनेट के साथ काम करता है। तो कहता क्या है कि ये जो हमारा है ये नेटवर्क का एक ऐसा जाल है। मतलब क्या है, एक नेटवर्क्स का मतलब छोटे छोटे नेटवर्क्स को मिला करके एक ऐसा जाल बनाया गया है। ठीक है, ऐसा जाल बनाया गया है जो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर कंप्यूटर को एक दूसरे से कनेक्ट करता है, जोड़ता है। ठीक है, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था जो हमारा वैन था, वाइड एरिया नेटवर्क था, वो इसके अंतर्गत आता है। हमने ये भी डिस्कस किया था कि भाई जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो कैसे काम करता है कि भाई एक ऑफिस के अंदर, एक बिल्डिंग के अंदर हम अपने छोटे छोटे नेटवर्क को जोड़ते हैं। तो ये जो छोटे छोटे नेटवर्क हैं ये जब आपस में एक दूसरे से वैन के द्वारा जोड़े जाते हैं तो वही हमारा जो है एक नेटवर्क का जाल बन जाता है, जिसे हम लोग इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि ये एक दूसरे से जोड़ता है और दुनिया भर के कंप्यूटर में नेटवर्क को आदान प्रदान करता है। मतलब जितने भी हमारे नेटवर्क हैं उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। ठीक है, और इंटरनेट की खोज, मतलब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि इंटरनेट की खोज किसने की है। तो यहां पर आपके लिए जो है रॉबर्ट ई कैन और जो है विंडसर्फ, ये दो व्यक्ति थे जिन्होंने हमारे यहाँ इंटरनेट की खोज की। मतलब हमारे यहाँ क्या, इन्होंने ही इंटरनेट की स्टार्ट की थी और इसका जो ईयर था 1969 में किया था। ठीक है, तो ये हमारे लिए ईयर और जो इनका नाम है ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको आपको जरूर नोट डाउन कर लेना है, इसको अच्छे से नोट डाउन करके साथ में इसका जो ईयर है इसको भी नोट डाउन कर लेना है और इसको याद रखना है। इसके बाद कहता है कि जो हमारा इंटरनेट है उसको हम लोग इंटर नेटवर्किंग के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होगा, इंटर नेटवर्किंग लिखा आ जाएगा और आपके पास ऑप्शन दे देगा, तो आपको ये भी पता होना चाहिए। इसी तरह से क्या होता है कि इसको हिंदी में हम लोग अंतरजाल के नाम से भी जानते हैं। कई बार क्या होता है, हिंदी माध्यम के जो स्टूडेंट होते हैं वहां क्या होता है, प्योरली हिंदी मीडियम में लिखा जाता है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि यहां पर जब इंटर नेटवर्किंग होगा या अंतरजाल होगा उसको ही हम लोग इंटरनेट के नाम से भी जानते हैं। कहता है कि इसका जो मतलब है नेटवर्क का ऐसा जाल जिसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर को आपस में जोड़ा जाता है। ठीक है, अब क्या होता है कि आपके सामने एक पिक्चर है, यहाँ पे एक वर्ल्ड का मैप मतलब ग्लोब बना हुआ है, जिसके अंदर क्या हुआ कि बहुत सारे कंप्यूटर्स कनेक्ट हैं। मतलब कि इंटरनेट हमारा ऐसा एक पार्ट आ गया है जिसको हम लोग दुनिया को बहुत छोटे से हिस्से में समेट के रख सकते हैं। मतलब कि आज आप देखते हो कोई भी मैसेज दुनिया के किसी भी हिस्से में भेजना हो तो क्या होता है, तुरंत रियल टाइम पे वर्क करता है। आपने यहां से सेंड किया और विद इन सेकेंड दूसरे को मिल गया, आपको वहां से विद इन सेकेंड या विद इन मिनट आपको वहां से रिप्लाई आ गया। लेकिन यही प्रोसेस हम पोस्ट के द्वारा करते तो इसके लिए हमें बहुत लंबा समय लगता और जिसके रिप्लाई के लिए भी हमें बहुत समय तक वेट करना पड़ता और हो सकता था कि उस समय तक हमारा जो काम होना था वो ना हो पाए। तो यही सारी चीजें आज हमारे इंटरनेट के द्वारा हमारे काम को बहुत फास्ट गति से ये करता है। तो यही सारी चीजें हैं।
इसके साथ साथ कहता है कि इंटरनेट कंप्यूटर इस युग का ऐसा दुर्लभ आविष्कार है जिसने पूरी दुनिया को, लोगों को, जीवन को आसान बनाकर रख दिया। तो बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आज आप करते क्या हो कि आप घर बैठे ऑनलाइन बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसको भरते हो। जैसे मान लो आपको आजकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपको अपने जॉब्स के रिगार्डिंग फॉर्म फिलअप करना है, तो क्या होता है, आप इंटरनेट के द्वारा घर बैठे ही कर लेते हो। लेकिन आज से यदि हम कुछ साल पहले की बात करें, जहां ऑफलाइन प्रोसेस होता था, तो उसके लिए पहले फॉर्म लेने जाओ उस डिपार्टमेंट में, फॉर्म ला करके उसको भरो, उसके बाद जो है उसको बाई पोस्ट वहां पर सबमिट करो, और उसके बाद भी हमारे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता था कि वो सबमिट हो गया या नहीं हो गया, बहुत सारे केसेस में। लेकिन आज जब आप ऑनलाइन कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ भी होता है, ठीक है, और घर बैठे ही आप बहुत इजीली तरीके से इसको कर पाते हैं। तो यही चीजें हैं कि हमने क्या किया, जब आज कंप्यूटर के साथ जुड़ गए, हम इंटरनेट के साथ जुड़ गए, तो हमारे जो आम जीवन है उसे बहुत ज्यादा आसानी के साथ हमने जीना शुरू कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, थ्योरी इसलिए लेकर के आए हूं ताकि आपके माइंड में ये चीजें सेट हो जाए। हम बिल्कुल बेसिक चीज यदि हम क्वेश्चन सिर्फ डाल देते तो शायद आपको बहुत ज्यादा रटना पड़ता, लेकिन हम जब इस तरीके के कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ते हैं तो उसके साथ क्या होता है कि हमें बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें एक समझना है। तो यही कहता है कि इंटरनेट काम कैसे करता है, इस इंटरनेट के अंदर हम लोग जो काम करते हैं वो कैसे इसको यूज करता है, इंटरनेट के क्या क्या प्रोसेस होते हैं। तो सबसे पहले कहता है कि कंप्यूटर इंटरनेट के जरिए छोटे छोटे कनेक्शन के माध्यम से आपस में कनेक्टेड रहते हैं, और ये नेटवर्क गेटवे के द्वारा मेन इंटरनेट, मतलब गेटवे के द्वारा मेन इंटरनेट नेटवर्क से कनेक्ट करते हैं। मतलब होता क्या है कि जैसे आज आप क्या करते हो, एक वाईफाई लगाते हो, ठीक है, तो वाईफाई लगाते हो तो एक डिवाइस आपके घर में राउटर के रूप में लगा दिया जाता है, फिर वो भी कहीं ना कहीं आगे से प्रोसेस ले रहा होगा। कहने का मतलब कि मान लो कोई भी हमें इंटरनेट आईएसपी प्रोवाइडर है, ठीक है, आईएसपी प्रोवाइडर है, ठीक है, तो अब क्या होता है कि मान लो कि इसने क्या किया, यहां से किसी एक व्यक्ति को दे दिया, एक डीलर है इसको दे दिया, ठीक है, अब वो क्या करेगा, अपने एरिया में बहुत सारे लोगों को दे देगा। तो क्या होता है, जो आपका नेटवर्क है ये एक छोटा सा नेटवर्क है, इसका जो नेटवर्क है एक छोटा सा नेटवर्क है, इसका जो नेटवर्क है एक छोटा सा नेटवर्क है, और जब ये सारे मिलकर के इसके पास जाते हैं तो थोड़ा और बड़ा हो जाता है। जब इसके पास, इसके जैसे बहुत सारे डीलरों को इसने दिया हुआ है, जब इनके पास से ये इसके पास जाता तो और बड़ा नेटवर्क हो जाता है। और यही चीजें जब पूरे वर्ल्ड के अंदर फैला हुआ है, जो आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये एक दूसरे को डेटा को कनेक्ट करते हैं। तो कहता है कि जब छोटे छोटे कनेक्शन आपस में मिलते हैं और यही हमारे क्या करते हैं, एक बड़े नेटवर्क के अंदर तब्दील हो जाते हैं। दूसरा ये कहता है ये सभी कंप्यूटर्स इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी कि आईपी के द्वारा चलता है। इसमें यह चीज हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है, आईपी क्या होता है, ये हमारे क्वेश्चंस के अंदर आता है। कई बार आईपी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जैसे आपने आम बोलचाल में भी सुना होगा कि भाई नेताओं के बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल्स होते हैं। प्रोटोकॉल्स मतलब सुरक्षा का एक घेरा, जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति, देखते हो नेता जब जाता है कहीं तो उसके साथ जो बहुत सारे कमांडो होते हैं और उसे घेर के चलते हैं। तो ऐसे हमारे जो डेटा होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो उस डेटा को कोई बीच में हैक ना कर ले, तो उसी के लिए यहां पर प्रोटोकॉल्स लगाए जाते हैं। तो इसीलिए यहां पर क्या बोला गया है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, मतलब इंटरनेट का एक ऐसा सिक्योरिटी, एक ऐसा प्रोटोकॉल जिसके अंदर से हमारा डेटा हैक ना हो सके, जिसके अंदर से डेटा हमारा कहीं भी इधर उधर कोई उसको यूज ना कर सके। दूसरा इसके अंदर होता है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, कि जब ये ट्रांसमिट करता है, ठीक है, तो उसको कैसे कंट्रोल करे, उस प्रोटोकॉल को कैसे यूज करे, उसके बारे में ये हमें बताता है। तो इसके अंदर कहता है ये सभी के सभी कंप्यूटर्स, मतलब जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो हमारा आईपी यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है इसके हिसाब से काम करता है। कह रहा है कि ये आपस में कम्युनिकेट करते हैं, और जब आप कोई भी फाइल या डॉक्यूमेंट किसी अन्य को भेजते हैं, ठीक है, तब क्या होता है कि उसको बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ डेस्टिनेशन तक लेकर के जाता है, जहां उसको जाना वहां लेके जाता है, और जब वो वहां पहुंच जाता है तो जब यूजर जिसके लिए भेजा गया उसको बिल्कुल उसी फॉर्म में मिलता है जैसे यहां से भेजा गया था, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा कि जो इंटरनेट प्रोटोकॉल की मदद से आपका कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करता है, ठीक है, और फिर टीसीपी की मदद से डेटा को छोटे छोटे हिस्सों में करके भेजा जाता है। जैसे हम देखते क्या है कि यहां से हमने क्या किया, एक यहां से कंप्यूटर से भेजा एक मेल, क्या भेजा,
एक मेल भेजा और मेल के अंदर मैंने क्या किया, कुछ ऐसा डेटा था जो मेरा इंपॉर्टेंट था और मैं चाहता था कि इसको मिल जाए, ठीक है। लेकिन इसके बीच में जो ये ट्रैवलिंग हो रहा है, ठीक है, तो ये ट्रैवलिंग हो रहा है तो इस बीच में कोई मेरा डेटा हैक भी कर सकता है, कोई यहां से डेटा चुरा सकता है, ठीक है। तो यही होता है कि जब आप इंटरनेट के द्वारा किसी डेटा को ट्रैवलिंग कराते हो तो सबसे पहला क्या करता है, इंटरनेट जो प्रोटोकॉल होता है वो उसको सुरक्षित रखता है। और जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है ये क्या करता है, टीसीपी आईपी क्या करता है, टीसीपी क्या करता है कि जो ये डेटा जाता है तो इसको क्या करता है, जैसे मैंने यहां पे राम लिखा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, आर को अलग से बना देगा, ए को अलग से बना देगा, इनको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर डिवाइड कर देगा और इसको क्या करेगा, इनक्रिप्टेड कर देगा। मतलब इस तरह से कोई बॉक्स बना देगा, स्टार बना देगा, माइनस बना देगा, मतलब इसको कोई रीड ना कर सके, इसको इनक्रिप्टेड लैंग्वेज में लिख देगा ताकि जब ये बीच में रास्ते में यहां ट्रेवल कर रहा हो, ठीक है, और किसी ने हैक भी कर लिया, किसी ने क्या किया, हैक भी कर लिया, तो ये डेटा इसको रीड ना कर पाए या उसको वो डेटा पूरा ना मिल पाए क्योंकि अब वो छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर है, ठीक है। तो यहां पर इसीलिए यहां पर क्या होता है, जो टीसीपी आईपी होता है हमारा, ये बहुत अच्छे तरीके से, सेफ तरीके से एक जगह से दूसरी जगह डेटा को पहुंचा देता है। जब वो यहां पहुंचता है तो ये क्या होता है, फिर से डिस्क्रिप्टिव हो जाता है, मतलब कि डेटा यूजर को उसी शेप में मिलता है, उसी कंडीशन में मिलता है जैसा यहां से इसको भेजा गया था। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है। तो ये जो दो चीजें हैं हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि इंटरनेट के अंदर जो हमारा इंटरनेट प्रोटोकॉल है ये क्या होता है और ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या होता है। तो जो टीसीपी होता है हमारा, ये क्या करता है, डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर हमें ये ट्रेवल कराता है। उसके बाद देखते हैं, ये कहता है कि इस प्रोसेस में टीसीपी और आईपी का बहुत अहम रोल होता है। कई बार जो है ना इस तरह से लिखा आ जाएगा टीसीपी आईपी, ठीक है, एक साथ लिखा जाएगा, ठीक है, और इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा आपसे। तो यहां पर क्या होता है कि हमें इसको एक साथ बताना है कि ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, और ये हमारा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरा इसके साथ क्या होता है कि जो टीसीपी का काम होता है डेटा को छोटे छोटे पैकेट्स में बांटना। मैंने इसलिए लिख दिया है ताकि यदि आपको ये ध्यान ना रहे तो आप इसको नोट डाउन कर लो कि टीसीपी क्या काम करता है। तो उसको छोटे छोटे पैकेट्स के अंदर बांटना, मतलब डिवाइड करना, और उसे फिर से ओरिजिनल फॉर्म में लाना होता है। ओरिजिनल फॉर्म में कब आएगा, जब यहां से डेटा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, यहां से ये ट्रेवल कर रहा है और जब इसके पास पहुंच रहा है तो जब यहां पहुंच जाएगा तो यहां जाकर के ये क्या करेगा, इसको ओरिजिनल फॉर्म में दे देगा, ठीक है। तो वही चीज ये कहता है कि इसका काम क्या होता है, जिस डेस्टिनेशन तक उसको पहुंचाना है वहां जाकर के उसको ओरिजिनल फॉर्म में शो कर दे। कहता वही आईपी का काम यह होता है कि डेटा को जिस एड्रेस पर भेजा जा रहा है उसे ढूंढना और मैसेज को उस एड्रेस तक पहुंचाना, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल का मतलब क्या होता है, जब हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमने यहां पर पढ़ा था एक क्या, आईपी एड्रेस पढ़ा था, ठीक है। आईपी एड्रेस के अंदर मैंने बताया था कि हम लोग क्या करते हैं, एक सिस्टम को एक एड्रेस दे देते हैं जिसे आईपी एड्रेस के नाम से जानते हैं। मतलब अब ये कंप्यूटर का नाम क्या है, भले हमने एबीसी कुछ भी रख दिया हो, लेकिन इसके पीछे क्या करता है, एक आईपी एड्रेस काम करता है, ठीक है। तो ऐसे क्या होगा, हमारे सिस्टम का एक आईपी एड्रेस अलग होगा, इसके सिस्टम का एक आईपी एड्रेस अलग होगा, जो कि किसके द्वारा दिया जाता है, आईएसपी के द्वारा दिया जाता है, जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है उसके द्वारा दिया जाता है। तो अब क्या होता है, जो आईपी होता है हमारा, जो ये सेक्शन होता है, ये क्या करता है, इसके एड्रेस को ढूंढता है, इसके आईपी एड्रेस को ढूंढ करके जब यहां से डेटा ट्रेवल होकर के यहां जाएगा तो यही ये काम करता है कि इसके एड्रेस को ढूंढ के इसी को ये डेटा दे। मान लेते हैं कि यहां पर बहुत सारे नेटवर्क में कंप्यूटर लगे हुए हैं, ठीक है। अब मुझे भेजना किसको था, इसको भेजना था, ए वाले को, ठीक है। तो अब हर किसी का नीचे देखोगे ना तो आप यहां पर आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, हर किसी का आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। जब मैंने यहां से डेटा को सेंड किया तो मैंने उसको ये बताया था कि भाई मुझे जो है ना इस वाले सिस्टम को भेजना है, ठीक है। तो अब ये जब यहां से ट्रेवल करेगा डेटा तो आईपी का काम क्या होगा कि ये उस आईपी एड्रेस को सर्च करेगा जिसको हमने भेजा है, ठीक है। दूसरा, इसके साथ साथ टीसीपी भी काम करेगा। ये क्या करेगा, जो भी हमने डेटा भेजा है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर देगा और जब यहां पहुंचेगा तो इसको क्या करेगा, फिर से उसी फॉर्म में वापस ला देगा जिस फॉर्म में यहां से ये चला था, ताकि जो यूजर है वो उसको डेटा
रीड कर सके, जो जिसके लिए वो जिस काम के लिए उसको भेजा गया उसको एज इट इज मिले। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जिसके अंदर टीसीपी का क्या काम होता है और हमारा जो आईपी होता है उसका क्या काम होता है। तो आईपी का काम है एड्रेस ढूंढना और टीसीपी का काम है उस डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करके सिक्योरिटी के साथ ले जाना। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो इसमें 2-3 चीजें हैं हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो ये वाला सेक्शन बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, इसके फुल फॉर्म्स और इसका क्या काम है वो ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद आता है हमारा इसके अंदर www। कई बार क्वेश्चन आ जाता है ये www क्या होता है भाई ये बताओ, ठीक है ना। तो ये www जो होता है हमारा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब का मतलब क्या हो गया, क्योंकि जो हमारे जितने भी नेटवर्क हैं वो सब इसी के कारण से चलते हैं, जितने भी हमारे ब्राउजर्स होते हैं सब इसी के कारण से चलते हैं। कई बार क्या होता है इस तरह से लिख देगा, आपको W3 लिख देगा, बोलेगा इसका फुल फॉर्म लिखो। ठीक है, या वेब लिख देगा, बोलेगा इसका फुल फॉर्म लिखो। ठीक है, तो जो www है इसका मतलब क्या हो गया, ये 3 टाइम है इसीलिए W3 भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है। एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं वहां पर हमसे ये चीजें बहुत बार पूछ ली जाती हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब जिसकी आमतौर से W3 या वेब भी कहा जाता है, को असल में यह एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है। ठीक है, जो पब्लिक वेब पेज का जिसे इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस किया जाता है। होता क्या है, जैसे मान लो मैंने एक अपने किसी भी तरीके का एक वेब पेज बना लिया। मान लो मेरा कोई जो है ना एक काम है, ठीक है, जैसे आप देखते हो बहुत सारे होटल्स हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। तो वो क्या करती है अपने अलग अलग वेबसाइट्स बनाती है, ताकि जब आप ऑनलाइन उस वेबसाइट को सर्च करो, आप उस साइट पे जाकर के आप इंफॉर्मेशन लेना चाहो तो क्या करोगे, आप उस साइट पे जाकर के सारी चीजें ले सकते हो। जैसे मैंने बताया आपने जेएसएससी का फॉर्म भरना है तो आप कहां जाओगे कि आपने जेएसएससी का फॉर्म मतलब साइट डाला और उसको लॉगिन किया, उसके बाद आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपने वहां से ले लिया। तो ये वही काम करता है कि जो पब्लिक के वेब पेजेस होते हैं उसको सपोर्ट करता है, उसको इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस करने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरा हमारा ये क्या करता है कि जो कई बार जो है ना ये हमारे जो HTML का फुल फॉर्म पूछ लेंगे, या जो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है ये होता क्या है, ठीक है, इसके बारे में पूछ लेंगे। तो हमें इसके बारे में भी पता होना चाहिए। जितने भी हमारे वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, या जितने भी URL के अंदर हम लोग पेजेस देखते हैं वो सब के सब क्या होता है HTML बेस्ड भी होते हैं। ठीक है, तो यहां पर इसका फुल फॉर्म हमें याद रखना, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट और वेब रिसोर्सेज को यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स को URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। अब URL क्या होता है, जब आप देखते हो कि कोई भी वेबसाइट होती है, ठीक है ना, तो वेबसाइट पे यहां पर एक क्या करते हो, आपको गूगल खोलना है तो यहां लिखते हो www.google.com। ठीक है, तो जहां पर ये एड्रेस टाइप हो रहा है, जहां पर वो एड्रेस टाइप हो रहा है, जहां पर वो वेबसाइट को हम लिख रहे हैं उसी को यहां पर URL बोला जा रहा है। ठीक है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर्स। ठीक है, तो ये भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक तो हमारा HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, ये क्या करता है हमारे वेब पेज को डिजाइन करने के लिए यूज होता है। और दूसरा क्या करता है, ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स और वेब पेजेस हैं, ठीक है, उसके रिसोर्सेज को URL के जरिए आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें जो URL बोला जाता है, जहां पर हम लोग इसको एड्रेस को टाइप करते हैं, उसको बोला जाता है। ये बात हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। दूसरी बात कहता है कि जो www है यानी कि वर्ल्ड वाइड मतलब वाइड सर्वर है, इसको क्या किया गया था कि 1989 में इनके द्वारा सर्च किया गया था, मतलब बनाया गया था, पे काम करना शुरू किया। इस सर्वर का नाम HTTPD रखा गया। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसके बाद जो है यहां पर वर्ल्ड वाइड वेब 1991 तक दुनिया के ज्यादातर हिस्सों तक पहुंच गया। ठीक है, तो कई बार आपसे ये ईयर पूछ लिया जाता है कि जो www है इसको कब बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, और उसके बाद पूरी तरह से दुनिया में ये कब फैला, ठीक है, या कब इसको हम लोग इस्तेमाल करने लगे, आम जनता कब इस्तेमाल करने लग गई, तो उसके लिए हम लोग यहां पर ईयर मेंशन हमने किया हुआ है। तो इसको बहुत अच्छे से आपको नोट डाउन कर लेना है और इसको याद भी कर लेना है। जो ये खास करके हमारे पास जो W लिखा हुआ है यानी कि W3, ठीक है, या वेब पेज किसे कहते हैं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज किसे कहते हैं, URL किसे कहते हैं, URL होता क्या है,
ठीक है, ये हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं वेब ब्राउजर। वेब ब्राउजर हमारा क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि आप जो है गूगल खोलते हो, आप फेसबुक खोलते हो, ठीक है, या आप कोई भी वेबसाइट खोलते हो तो उसके लिए एक ब्राउजर की जरूरत पड़ती है हमें, ठीक है। यदि वो ब्राउजर नहीं होगा तो आप इंटरनेट एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे यहां पर बताता है कि वेब ब्राउजर हमारा क्या काम करता है। कह रहा है कि वेब ब्राउजर, ठीक है, के बिना तो वर्ल्ड वाइड वेब कभी चल ही नहीं सकती, मतलब वो यूज नहीं हो पाएगा, ठीक है। कहता है वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ये बताइए मोजिला फायरफॉक्स या क्रोम एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो मोजिला है या जो क्रोम है ये एक वेब ब्राउजर है और वो क्या करता है, वो एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है कि जितने भी हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है, मतलब जितने भी हमारे वेब ब्राउजर्स हैं, ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। कहता है कि एक एप्लीकेशन, मतलब इसे एप्लीकेशन के रूप में भी बोला जा सकता है, ठीक है, जिसके जरिए हम वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करते हैं। क्या करते हैं, वेब पेज को या वेबसाइट्स को एक्सेस करते हैं। एक्सेस मतलब कि हम उसको देख सकते हैं। जैसे मान लो मैंने कहा कि मुझे जीमेल खोलना है, तो जीमेल खोलने के लिए मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो है इस तरीके से कोई ना कोई ब्राउजर होना चाहिए, चाहे वो मोजिला हो, हमारे पास गूगल क्रोम हो, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, मतलब ये सारी अलग अलग कंपनियों के हैं, ठीक है। लेकिन हर कंपनी मतलब ये सपोर्ट करने के लिए, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं, जो वेब पेज यूज करते हैं, उसको सपोर्ट करने के लिए ही इसको बनाया गया, ठीक है। इसी तरीके से ये सफारी है, ओपेरा है, लेकिन जनरली जो हम लोग यूज करते हैं ये दोनों बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो अब मान लो जैसे आपने गूगल क्रोम में जाकर के क्लिक कर दिया तो इस तरीके से एक वेब पेज खुल जाता है, ठीक है। फिर यहां क्या करते हो, आप देखते हो www लिखा होगा, http लिखा होगा, कुछ भी इस तरह से लिखा होगा, और उसके बाद आप आगे क्या करते हो, google.com, ठीक है, या JPSC या जो भी आप खोलना चाहते हो इस तरीके से डालते हो, .com लिख करके और एंटर कर देते हो, तो ये क्या करता है, उस वेब पेज को ओपन कर देता है। जब वो वेब पेज ओपन हो जाती है उसके बाद आप जो भी खोलना चाहो, जो भी उसके बारे में पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। तो वही कहता है कि जो वेब ब्राउजर होता है एक तरह से हमारा एक सॉफ्टवेयर होता है और ये एक एप्लीकेशन होता है जो कि हमारे इंटरनेट या किसी भी तरीके के इंटरनेट के पेजेस को ओपन करने के लिए इसके द्वारा सपोर्ट किया जाता है, ठीक है, या एक्सेस किया जाता है। तो यहां पर ये दो चीजें हमें ध्यान रखना है कि वेब पेज को और वेबसाइट को ये एक्सेस करने देता है, ठीक है। इसके बाद ये कहता है आमतौर पर ब्राउजर को वेबसाइट और वेब पेज को इंटरनेट एक्सेस करने के लिए ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि वेब ब्राउजर HTML डॉक्यूमेंट्स, मतलब HTML का फुल फॉर्म मैंने बताया भी आपको, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है, को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। जैसे मान लो कि HTML को कोडिंग में बनाई जाती है, लेकिन जब आप उस कोडिंग को क्या करना चाहते हो, एक नॉर्मल यूजर को दिखाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए हमें करना क्या पड़ता है, हमें इसी तरीके से वेब ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। क्योंकि हमने क्या किया, एक जो एक्सपर्ट है, कंप्यूटर एक्सपर्ट है, उसने तो कोडिंग करके सारी चीजें बना दी, लेकिन यदि मैं कंप्यूटर नहीं जानता तो क्या मैं उस कोडिंग को रीड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो उस कोडिंग को जो ट्रांसलेट करके हमें एज ए वेब पेज में दिखाता है, वो कौन करता है, वो वेब ब्राउजर का काम होता है, ठीक है। तो यहां पर वही चीज है, कह रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में ट्रांसलेट करता है। जैसे इसके कुछ यहां पर ऑप्शंस हैं, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, वहां ऑप्शन दे देगा क्रोम का, मोजिला का, ठीक है, एडोब एक्रोबैट का और फायरफॉक्स का, ठीक है। तो उसमें से पूछ लेगा कि ये बताओ इसमें से वेब ब्राउजर कौन सा नहीं है। तो ये हमें पता होगा तभी हम उसको बता पाएंगे कि जो वेब ब्राउजर होता है जिसके द्वारा हम इंटरनेट को कनेक्ट करते हैं वही हमारा जो है यहां पर वेब ब्राउजर के रूप में, जैसे कि क्रोम मैंने बताया माइक्रोसॉफ्ट का होता है, मोजिला हमारा ओपन सोर्स होता है, मोजिला फायरफॉक्स जिसे बोलते हैं, ओपेरा भी इसी तरीके से ओपन सोर्स में आता है, और इंटरनेट एक्सप्लोरर भी हमारा माइक्रोसॉफ्ट का है जो कि पहले चलता था इस तरीके का, ठीक है। तो ये जो सारे के सारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखने कि हमारे वेब ब्राउजर्स कौन कौन से होते हैं, इसका क्या काम होता है, ये हमारा एक सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है, ठीक है। और इसके अलावा जो हमारे HTML के जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको ये क्या करता है, रीड करने में हेल्प करता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आपके लिए एक और भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है एक HTTP का,
ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम्स के अंदर, खास करके झारखंड या जो अदर्स एग्जाम जो भी कंप्यूटर से रिगार्डिंग एग्जाम्स होते हैं उसके अंदर इसको बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कि HTTP क्या होता है। तो यहां पर देखोगे आप लिखा हुआ हाइपर टेक्स्ट, एक तो फुल फॉर्म है इसका ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसे ही प्रोटोकॉल आ गया इसका मतलब ये सिक्योरिटी से रिगार्डिंग कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि जैसे ही प्रोटोकॉल नाम आता है इसका मतलब होता है सिक्योरिटी, कि आप किसी भी डेटा को जब ट्रेवल कराते हो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर तो क्या होता है कि उस डेटा को सिक्योरिटी के साथ वहां पहुंचाया जाए। ठीक है, तो इसीलिए क्या किया जाता है, जितने भी हमारे यहां पर वेब ब्राउजर या डब्ल्यू फॉर्म में जाते हैं तो जब हमारा ये डेटा ट्रांसफर करता है तो ये क्या करता है, उसको एक प्रोटोकॉल के साथ उसको क्या करता है कि एक सिक्योरिटी के साथ दूसरी जगह पहुंचाता है। तो अब ये कहता है कि HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये क्या करता है, वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो अभी हमने पढ़ा था W3, ठीक है, जिसे W3 के नाम से भी जानते हैं हम, पर फाइलों को टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट, ग्राफिक्स, इमेज, साउंड, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को ट्रांसफर करने के लिए नियमों यानी कि रूल्स का एक सेट है। ठीक है, जिसको हम लोग यहां पर HTTP कहते हैं। जैसे आप क्या करते हो मेल करते हो किसी को, तो कई बार क्या होता है एक लेटर बना हुआ होता है, आपने उस लेटर को बनाया और बाई मेल अटैचमेंट किया और सेंड कर दिया। कई बार क्या होता है आप जैसे आप जर्नली देखते हो कि आजकल व्हाट्सएप पे कोई फोटोग्राफ है, कोई वीडियो है, कोई म्यूजिक है, कोई सॉन्ग्स है, तो वो जो भी आप यहां से सेंड करते हो तो वो क्या करता है, जो हमारा ये HTTP है ये इसका काम होता है कि डेटा को कुछ रूल्स के साथ, मतलब कुछ नियम होते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन लगाए हुए होते हैं जिसके साथ ये क्या करता है, डेटा को ट्रेवल कराता है। जैसे यहां पर कहता है कि एक URL के अंदर हम लोग लिखते हैं HTTP, है ना, HTTP यहां पे लिखा हुआ ना, HTTP का मतलब ये हो गया कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और जो S होता है ना इसका मतलब होता है सिक्योर, सिक्योर मतलब कि सिक्योरिटी के साथ। तो HTTP, और आप देखोगे वेबसाइट पे हमेशा इस तरह से लिखा होगा www. और उसके बाद ये google.com। जब ये ओपन होगा तो वो कुछ अपने रूल्स जो सेट बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर ये ओपन होगा। इसी तरीके से आप देखोगे तो जैसे आप पेज यहां पर पिक्चर के साथ भी दिखाया गया है, ठीक है, पिक्चर के साथ दिखाया गया है कि आपका जैसे आप टाइप करते हो तो यहां पर ये HTTP लिखा होता है, स्लैश होते हैं 2, ठीक है, उसके बाद www. होता है, उसके बाद जो भी आप वेबसाइट डालते हो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, तो ये सारे जो पिक्चर्स हैं इसके द्वारा भी आप इसको समझ सकते हो और देख सकते हो। तो ये आपको इसमें से दो तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। HTTP का फुल फॉर्म क्या काम करता है, ये किन किन चीजों को सपोर्ट करता है, और इसका काम क्या होता है कि डेटा को जब ट्रांसफर करते हैं तो कुछ रूल, कुछ सिक्योरिटी, कुछ जो कायदे नियम हैं उनके साथ ही ट्रांसफर करता है। उसके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा URL क्या होता है। ठीक है, तो URL मैंने बताया था यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके अंदर कहता है URL को यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर कहते हैं। ठीक है, जो कि वर्ल्ड वाइड वेब पर मौजूद कितने भी वेब पेजेस, ठीक है, वेबसाइट्स और डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन सबका अपना एक वेब एड्रेस होता है। उसी वेब एड्रेस को हम URL कहते हैं। जैसे नीचे एक पिक्चर दिया हुआ है जहां देखोगे यहां पर ना HTTP लिखा हुआ है, https./ उसके बाद ये लिखा हुआ है हमारा, तो ये जो हमारा HTTPS लिखा हुआ है इसे हम लोग कहते हैं प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब कि यहां पर ये लिखा आ गया, इसका मतलब अब जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो सिक्योरिटी के साथ होगा। उसके बाद यहां पर आ गया हमारा www. उसके बाद यहां पर क्या आ गया, बिजनेस साइडर, यानी कि मान लो हमने लिख दिया google.com, google.com। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, गूगल जो हो गया वो डोमेन नेम हो गया, डोमेन नेम हो गया। ठीक है, डोमेन नेम मतलब कि उसको हम लोग अभी डोमेन नेम के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो मतलब उसको हम जिस नाम से जानते हैं। उसके बाद क्या हो गया, पाथ हो गया, मतलब उसके आगे जो है मान लो कि गूगल पे हमने यहां पर इंडिया के बारे में सर्च किया कि इंडिया क्या है, या अबाउट इंडिया, तो अबाउट इंडिया जो हमने सर्च किया है तो जब ऊपर दिखाएगा तो इसका मतलब वो पाथ आ गया, वो एड्रेस आ गया कि हम उस पर क्या सर्च करना चाहते हैं। ठीक है, और उसके बाद जिस भी साइट से उसको कनेक्ट करेगा वो यहां पर वेब पेज होता है। तो इस तरीके से क्या करता है, जो हमारा URL होता है, मतलब जो ये हमारा पार्ट है, मतलब जब हम वेब पेज खोलते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या होता है कि हम लोग यहां पर एक वेब पेज पे इस तरीके से जो है कुछ भी लिखते हैं। ठीक है,
जब लिखते हैं तो ये जो हमारा लिखा जाता है या जहां भी उस साइट को खोला जाता है उसी को हम लोग यहां पर यूआरएल के रूप में जानते हैं। तो ये हमें बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, तो इसका फुल फॉर्म और ये क्या काम करता है। इसके बाद आते हैं सर्च इंजन। सर्च इंजन जो कि एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, कहीं भी हम लोग इंटरनेट यूज करें बिना सर्च इंजन के हम काम नहीं कर पाते हैं। सर्च इंजन हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना कि हम बाकी चीजों को यहां पर यूज करते हैं। कई बार क्या होता है, हमें किसी का एड्रेस नहीं पता होता, ठीक है, या हमें सिर्फ ये पता होता है कि हमें सर्च क्या करना है, लेकिन कहां से करना है ये हमें नहीं पता होता। तो क्या होता है कि हमारे लिए कंपनीज ने बहुत सारे ऐसे सर्च इंजन के रूप में कुछ वेबसाइट डिजाइन किए गए जहां पर सिर्फ हम उस डेटा को डालें, उस टेक्स्ट को डालें और उस टेक्स्ट को डालने के बाद वो हमारे लिए क्या करे, पूरे वेब सर्वर पे सर्च करके उस डेटा को हमारे सामने ला दे। फिर उसके बाद हम उसको ओपन करके देखें कि हमारे मतलब का क्या है डेटा। यदि हमारे मतलब का होता है तो हम उसके आगे उसको यूज कर लेते हैं। तो यही होता है कि सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन कैसे काम करता है, कौन कौन से वो एप्लीकेशंस हैं जो सर्च इंजन के लिए काम करती है। तो यहां पर सबसे पहले कहता है कि जो सर्च इंजन है एक ऐसी सर्विस है जिसे हम इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं। किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम से। यहां पर इंटरनेट के माध्यम से एक्सेस कर सकते हैं, मतलब कि उसको देख सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं। सर्च इंजन एक वेब बेस्ड टूल है, मतलब सर्च इंजन जो है क्या है, एक वेब बेस्ड टूल है या सॉफ्टवेयर है। या तो हम इसे सॉफ्टवेयर कहेंगे या इसे क्या कहेंगे, टूल कहेंगे, ठीक है। मतलब एक ऐसा टूल है जो इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को, जो इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले यूजर्स हैं, उसको वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, पर किसी भी जानकारी को प्राप्त करने में सहायता करता है। बात समझ में आ गई होगी कि जो हमारे जितने भी इस इंटरनेट को चलाने वाले हैं, वर्ल्ड वाइड वेब को चलाने वाले जितने भी यूजर्स हैं, वो क्या करते हैं कि जब आपको कोई डेटा सर्च करना होता है तो आप क्या करते हो, सर्च इंजन का इस्तेमाल करते हो, उसकी सहायता लेते हो। और ये क्या करता है, एक प्रकार का टूल्स है या एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो कि हमें क्या करता है, किसी भी प्रकार की जानकारी को, किसी भी तरीके के इंफॉर्मेशन को हासिल करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से, कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको यहां पे बहुत सारे ऑप्शन दे देगा, ठीक है, गूगल, ठीक है, याहू, इसी तरीके से और भी दे देगा, योनो, और कोई एक दे देगा, जीमेल, कुछ भी दे देगा। बोलेगा इसमें से ये बताओ कि कौन सा सर्च इंजन है, या ये बोल देगा कौन सा सर्च इंजन नहीं है। तो हमें कम से कम 8-7-8 ऐसे सर्च इंजन के नाम पता होने चाहिए जो बिल्कुल कॉमन है, ठीक है। यदि वो पता होगा तो हम बहुत इजीली तरीके से उसका आंसर दे पाएंगे। तो वही कहता है कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि गूगल, जैसे ये पिक्चर नीचे दिया हुआ है, ये तो हर कोई जानता है। जैसे मान लो कि मैंने कहा अबाउट इंडिया के बारे में जानना है, ठीक है, तो आपने क्या किया, अबाउट इंडिया लिख दिया और उसके बाद यहां पर सर्च पे कीबोर्ड से या तो एंटर कर दो या यहां सर्च लिखा होगा उस पर क्लिक कर दो, गूगल सर्च पे क्लिक कर दो। ये क्या करेगा, आपको एक यहां पर पेज खोल के दे देगा जिसमें इंडिया के बारे में बहुत सारे लिंक होंगे। आप जिस लिंक को भी खोलोगे वो यहां पर पेज ओपन होकर आ जाएगा और उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन होगी कि इंडिया क्या है, कैसे है, उसकी ज्योग्राफी कैसी है, मतलब सारी इंफॉर्मेशन उसके अंतर्गत होंगी। इसी तरीके से कहता है बिंग, ये भी हमारा एक सर्च इंजन है, इसको जरूर याद रखना। कई बार क्या होता है, जैसे गूगल, याहू, हम तो ये यूज करते रहते हैं तो इनके बारे में तो हमें पता होता है, लेकिन जो हमारा ये बिंग है या ये वाइडू है, ये हमारे कुछ डिफरेंट नेम्स हैं। कई बार ये दिया होता है और हम लोग यूज नहीं करते तो हम लोग समझ नहीं पाते कि ये सर्च इंजन है या नहीं है। तो लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि कई बार यही नाम दे देते हैं, ठीक है। तो हमें जो डिफरेंट सा लगे कुछ, उसको जरूर ध्यान देना है। बाकी कॉमन चीजों के बारे में हम बहुत अच्छे से पहले से ही जानते हैं। इसी तरीके से एक ये नाम है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें गूगल हो गया, बिंग हो गया, याहू हो गया, वाइडू हो गया और यांडेक्स हो गया, ये सारे के सारे लोकप्रिय खोज इंजन है, मतलब कि सर्च इंजन है, ठीक है। ये सारे के सारे हमारे क्या है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय सर्च इंजन है। जब उपयोगकर्ता सर्च बार में कोई भी शब्द टाइप करता है, क्या करता है, शब्द को टाइप करता है, तो उसे कीवर्ड कहा जाता है, ठीक है। अब यह भी हमें ध्यान रखना है कि कीवर्ड का मतलब क्या होता है, कि जब हम यहां पर कोई भी वर्ड टाइप करते हैं, ठीक है, उसी को यहां पर कीवर्ड कहा जाता है। इन्हीं कीवर्ड और की फ्रेज के आधार पर सर्च इंजन उपयोगकर्ताओं के सामने वेब परिणामों की लंबी सूची प्रदर्शित कर देता है। क्या कर देता है,
एक हमें हमारे पास एक पेज डाल देता है। मैंने जैसे बताया कि यहां पर हमें जेपीएससी के बारे में, जेपीएससी एसएससी का सिलेबस देखना है, ठीक है। तो सिलेबस देखना है तो क्या करेगा, यहां पर लिख करके इस सर्च इंजन पे क्लिक करोगे तो क्या करेगा, एक पेज यहां पे ओपन कर देगा जिसमें बहुत सारे लिंक होंगे। लिंक का मतलब कि जिस भी पर्टिकुलर उस लाइन पे क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, उसका एक ओपन कर देगा पेज अलग से। यहां क्लिक करोगे एक दूसरा पेज ओपन कर देगा और उसके अंदर फिर सारी इंफॉर्मेशन हमारी होती है। तो यही चीज हमारा क्या करता है, कहता है कि जो हमारे कीवर्ड्स को और कीवर्ड्स की ओर से की फ्रेज के आधार पर सर्च इंजन उपयोगकर्ता के सामने वेब पेज परिणामों की लंबी सूची प्रदर्शित करता है और उसके बाद हम उस सूची के द्वारा, उस सूची के से हम लोग यहां पर उस डेटा को सर्च कर सकते हैं। इसके बाद ये कहता है कि वेबसाइट, जितने भी हमारे वेबसाइट्स के लिंक हैं, मतलब ये क्या क्या सर्च कर सकता है, इमेजेस हैं, वीडियो है के रूप में हमें जो परिणाम की सूची या कंटेंट लिस्ट दिखाता है उसे पेज को सर्च इंजन के रूप में हम जानते हैं। जैसे क्या होगा, अब आप यहां पे सर्च पे जाकर के, मैंने कहा कि मुझे यहां पर जो है ना इंडिया की फोटो चाहिए, पिक्चर्स चाहिए, तो मैंने यहां पे लिख दिया इंडिया। अब जैसे सर्च पे क्लिक करूंगा ना तो यहां पर क्या होगा, ऑप्शन आ जाता है ऊपर कि ऑल। ऑल का मतलब क्या होता है कि जितना भी हमारा डेटा होगा ना उसको दिखाएगा। इसी के साइड में यहां पर लिखा होगा इमेज। इमेज का मतलब यदि सिर्फ आपको पिक्चर चाहिए तो आप इसको क्लिक करो, जब लिस्ट आएगी तो इस इमेज पे क्लिक कर दो, फिर आप क्या होगा, आपके पास यहां पे सिर्फ फोटोग्राफ्स आएंगी और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर लिखा होगा वीडियो, इसी आगे लिखा होगा मैप। तो मतलब कि आपको जो भी जानकारी चाहिए उस गूगल सर्च इंजन से वो आप यहां से देख सकते हो। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम डायरेक्टली भी यहां लिख सकते हैं कि जैसे मान लो हमें यहां पर इंडिया की पिक्चर चाहिए तो हमने लिख दिया इंडिया पिक्चर, ठीक है, या फोटो, जो भी आप लिखोगे और यहां पर सर्च इंजन पे क्लिक करोगे वो डायरेक्टली ओपन करके दे देगा आपको, ठीक है। आपको यदि मैप चाहिए, ठीक है, जैसे मैंने कहा मुझे दिल्ली का मैप चाहिए तो यहां पर मैंने लिख दिया दिल्ली मैप, ठीक है। अब एंटर करेंगे तो क्या होगा, वो दिल्ली का मैप सारा दिखा देगा। तो कहने का मतलब गूगल सर्च, मतलब कोई भी सर्च इंजन हमारे लिए बहुत इजी तरीके से इंटरनेट को यूज करने का एक तरीका है, एक माध्यम है, जहां से हमें ये पता है कि डिटेल हमें चाहिए, ये नहीं पता कि उसके लिए कौन सा वेबसाइट बनाया गया है, उसके लिए कौन से ऐसे लिंक बनाए गए जहां से हमें ये मिल सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सर्च इंजनों के द्वारा ही अपने उन डेटा को सर्च करके उन डेटा को हम लोग यहां से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हमारा जो है इसके अंदर कहता है कि जो ये हमारे क्या क्या चीजें हैं, वेब लिंक्स, इमेज, वीडियो के रूप में हमें परिणामों की सूची कंटेंट लिस्ट के रूप में दिखाते हैं। उस पेज को सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन के रूप में हम जानते हैं या SERP भी कहा जाता है। अब यहां पर देखोगे ना तो मैंने आपके लिए यहां पर बहुत सारे अलग अलग तरह के यहां पे सर्च इंजन के नाम भी पिक्चर्स के अंदर डाल दिए हैं, ताकि आपको यदि कहीं से भी कोई समस्या ना आए या किसी भी प्रकार से कोई भी सूची में दिक्कत ना हो। इसके बाद हम देख लेते हैं एक ये टॉपिक आज का और है इसमें कि आपका DNS क्या होता है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी हम लोग सर्वर यूज करते हैं, जितने भी हम लोग वेबसाइट देखते हैं, तो वो क्या होता है, एक डोमेन नेम सिस्टम के द्वारा चलता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमारा गूगल है, गूगल को हम लोग क्या है याद रख सकते हैं इजीली, लेकिन यदि गूगल का एक नंबर दे दिया जाए, IP एड्रेस दे दिया जाए और बोला जाए भाई ये जो है ना इसका एड्रेस है, मतलब आप ये डालो तो आपका ये गूगल खुलेगा, तो क्या हर आदमी इसको याद रख सकता है? बिल्कुल नहीं रख सकता, ठीक है। वहां पे कंफ्यूजन होगी कि डॉट लगाया नहीं लगाया, या हमने कोई नंबर मिस तो नहीं कर दिया। और जैसे ही आप कोई भी नंबर मिस करोगे तो क्या होगा, यहां पर वो चीजें ओपन होकर के नहीं देगी। लेकिन यदि हमें ये पता है कि भाई google.com लिखने से, ठीक है, गूगल ओपन हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो, स्पेलिंग एक बार को हर कोई लिख सकता है, ठीक है, और उसको याद भी रख सकता है। तो बहुत इजीली तरीके से किसी भी साइट्स को, किसी भी वेब पेज को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो वही चीज है कि DNS, एक तो हमें इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है उसको देख लेते हैं। कह रहा है डोमेन नाम एक नामकरण है जो इंटरनेट पर किसी भी वेबसाइट या ब्लॉग की पहचान कराता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि गूगल को यदि हम किसी IP एड्रेस के द्वारा उसको इस्तेमाल करें तो शायद हमें वो चीजें नहीं पता होंगी, लेकिन यदि हमने उसको नाम गूगल दे दिया या जीमेल लिख दिया या आपकी अपनी कोई पर्सनल वेबसाइट है उसका हमने एक नाम दे दिया,
तो उसको बहुत इजीली तरीके से हम याद रख सकते हैं। कहता है कि एक डोमेन नेम अक्षर, संख्या और विशेष वर्णों जैसे किसी वर्ण का संयोजन हो सकता है। इसमें विभिन्न एक्सटेंशन भी होते हैं जैसे कि .com या .net। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे कि .com और .net जो है वो क्या होता है, ठीक है। इसके बाद कहता है जब भी कोई वेबसाइट इंटरनेट पर बनाई जाती है तो उसे एक आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया, ठीक है। आईपी एड्रेस में नंबर 4 भागों में होता है, जो कि 0 से लेकर के 255 के बीच में होता है। ये भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जो आईपी एड्रेस है वो किस तरीके से होता है। जैसे ये पहले जो 3 सेक्शन है ये हमारा क्या होता है और ये क्या होता है। तो इसके अंदर मैंने बताया था ये नोड नंबर होता है, ठीक है। और ये हमारा क्या होता है, जो भी इंटरनेट यानी कि आईडी, इंटरनेट आईडी होता है या नेटवर्क आईडी होता है, जिसके द्वारा नेटवर्क में डेटा जब ट्रेवल करता है तो इसी से पहचान होती है। तो कहने का मतलब कि जो भी हमारा यहां पर इंटरनेट होता है, जो आईपी एड्रेस होता है वो 0 से लेकर के 255 के बीच में होता है और जो इस तरीके से कुछ हमें नजर आता है, ठीक है। क्योंकि इसके बाद कह रहा है कि इस तरह के आईपी एड्रेस को याद रखना हर इंसान के लिए बहुत मुश्किल साबित होता है। मतलब यदि मैं बोल दूं कि भाई गूगल का जो है ना एड्रेस के लिए आपको ये आईपी एड्रेस याद रखना है, तो ये हमें याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यदि मैंने कहा कि आपको ये गूगल याद रखना है, तो क्या आप ये याद रख पाओगे, नहीं रख पाओगे। तो इन दोनों में आसान कौन सा है, जो हमारा करेक्टर वाला है। तो यही चीज ये कहता है, कोई भी इंसान अंकों के माध्यम से किसी वेबसाइट का नाम याद नहीं रख सकता। इसी वजह से वेबसाइटों के लिए एक डोमेन नेम की व्यवस्था की गई। किसकी व्यवस्था की गई, डोमेन नेम की व्यवस्था लागू की गई। हर वेबसाइट का डोमेन नेम अलग हो सकता है, ठीक है। जैसे कि गूगल का मैंने आपको बताया google.com, इसी तरीके से यूट्यूब का youtube.com, ठीक है। और कोई भी वेबसाइट जो आप अलग अलग तरीके से देखते हो, ये हमारे सारे के सारे क्या होते हैं कि ये डोमेन नेम के द्वारा ही देखा जा सकता है। तो इसी तरीके से क्या है कि हमारे जितने भी ये डोमेन नेम सिस्टम है, आपको जो है ये सारी चीजें एज इट इज याद रखनी है। तो इसमें हमें 2-3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है। एक तो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डोमेन नेम सिस्टम होता क्या है। डोमेन नेम सिस्टम जो होता है वो आईपी एड्रेस की जगह हमारे किसी करेक्टर के द्वारा जाना जाता है, और इसके अंदर क्या होता है, इसको सेपरेट करने के लिए अलग अलग तरह के हमारे डोमेन नेम सिस्टम के साथ ये यूज किया जाता है। तो बाकी का जो भी सेक्शन रहेगा हम इसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए हम यही खत्म करते हैं। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू।